यहाँ से मेरी एक सेलू या फिर एक सेल्स पर्सन की जर्नी स्टार्ट हुई। अब B2C के बाद रेस्टोरेंट ओनर से एक इंडस्ट्री चेंज करके देखूं तो मैंने पेटीएम ज्वाइन करी। जो मैंने और मेरी सिस्टर ने एक कैफ़े स्टार्ट करा दिल्ली NCR में। बट अनफॉर्चुनेटली वो कैफ़े बंद हो गया क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे एक जॉब ले लेता हूँ टिल द टाइम मेरे को बिज़नेस का आइडिया या राइट फाउंडर्स मिले। तो जब हम लोग शार्क टैंक पे आए तो ओके शार्क। All right. Wow. Deal done. Well done. हाय एवरीवन, मैं लवदीप गुप्ता को फाउंडर एंड CMO स्टोर माई गुड्स का हूँ। मैं आता हूँ एक छोटे टाउन से जहाँ मैं बॉर्न हुआ था, मोदी नगर। मैंने अपनी स्कूलिंग गाज़ियाबाद से और दिल्ली से करी है। सो वहाँ पे यही मतलब एक बनिया फैमिली में अगर आप पैदा हुए हो या यू हैव टेकन अ बर्थ तो एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी है कि वो सोचते हैं कि बनिए सबसे इंटेलिजेंट है और उन्हें डॉक्टर, CA या इंजीनियर ही बनना होता है। और फाइनली मैं एक इंजीनियर बना। सो इंजीनियरिंग की जर्नी काफ़ी टफ थी क्योंकि इंटरेस्ट था नहीं इंजीनियरिंग में। बट हाँ, IIT के एग्ज़ाम्स दिए हैं काफ़ी बार। तो जब वो क्रैक नहीं हो रहा था, 1 साल करा, दूसरे साल करा, तो मैंने सोचा कि यार ये तो नहीं हो पा रहा। अब बेसिकली जहाँ एडमिशन मिल रहा है कर लेते हैं, बट जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छा करें। सो कई बार ये होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उन्हीं पे बैंक अपॉन उन्हीं को यूटिलाइज़ करके हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये एक ईजी बात नहीं है। फिर वहाँ पे जाके मैंने एक कॉलेज है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में, वहाँ पे एडमिशन लिया और मैंने सोचा यहाँ पे आकर मैं कैसे इसको, एक वर्ड है जो इंग्लिश में कैपिटलाइज बोलते हैं और यूटिलाइज भी कभी कभार हम हिंदी में बोल देते हैं कि कैसे कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हमारा 20,000 स्टूडेंट्स थे। तो मैंने जब इंजीनियरिंग ली थी तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे हमारा टॉप 10 में तो मैं अपने अकेडमिक के लिए आ जाऊँ, बट जो वो प्लेटफॉर्म है 20,000 स्टूडेंट्स का या जो एमिटी का नाम है, उसके ज़रिए मैं बाहर कॉरपोरेट्स में बिजनेस ओनर से मिलूं। और वहाँ से जाके जब हम एमिटी यूथ फेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे तो वहाँ पे हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में जाके स्पॉन्सरशिप लाना का काम शुरू करा। तो पहले साल से यही करा और चौथे साल में लकीली मैं टेक्निकल हेड बन गया एमिटी यूथ फेस्ट का, जो करीबन 20,000 लोगों की फेस्ट होती है। एंड उसमें मेरे को पता चला कि रियल वर्ल्ड में बाहर जाके किसी से पैसे निकलवाना, एक धंधा करना या बिजनेस करना, वो कितना मुश्किल है। तो वो जर्नी थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आगे जाके कुछ तो अपना सेल्स या मार्केटिंग में ही करूँगा, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट अपना सेल्स में आ रहा था। तो कई बार ये लगता है कि ये सेल्स बहुत छोटी सी चीज़ है यार, हर कोई कर सकता है, बट जेन्युइनली सेल्स अगर करनी है तो अंदर और दिल से पैशन होना चाहिए, तभी आप एक पक्के और अच्छे सेल्स पर्सन बन पाओगे, नहीं तो वो यूज़फुल नहीं रहता। तो वहाँ से मैंने एक ऑफ कैंपस मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने अप्लाई करा। तो एक कंपनी है जो कि जिसका नाम आज सब जानते हैं, जिनके फाउंडर दीपेंद्र गोयल हैं, जोमैटो। सो वहाँ पे मैंने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करा। मेरी पहली सैलरी थी 2014 में 19,000 रुपये। सो वहाँ पे हम लोग जाके हमें ट्रेनिंग दी थी कि भाई रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड करना है। तो आप अब देखते हैं कि आइटनरी में सारे रेस्टोरेंट्स ऑनबोर्डेड है, तो हम दिल्ली NCR के लिए वो ऑनबोर्डिंग करते थे। तो मैं जब रेस्टोरेंट ओनर से वहाँ पे मिलता था तो मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ों से अपना एक बिज़नेस सेटअप करा है। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती थी, यार जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं जो मैं उनसे सीख सकता हूँ। तो ऐसे दौरान बन गया, करीबन 50 लोगों से मिला, फिर 100 लोगों से मिला, फिर तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई मेरे को कि उनसे मैं सीख सकूँ और उनकी बातें दिमाग में रख सकूँ, क्या ताकि आगे जो मेरे अंदर जुनून था बिज़नेस करने का वो मैं कायम रखूँ और आगे उसको ले जाऊँ। तो वहाँ पे जब स्टार्ट करा हमने अपना रेस्टोरेंट ऑनबोर्ड करना, तो इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे एक ना इंसेंटिव पॉलिसी होती थी जोमेटो में कि आपने अगर सेल करी 9 तक तो आपको 500 रुपये पर सेल पे मिलते थे, जो कि 45 से होते थे। जैसा आप 10वां क्लोजर करोगे तो उसका डबल हो जाता था और आपको 10,000 इंसेंटिव मिलता था। तो मेरे को आज भी याद है, 31 मार्च की रात थी, मैं अपने वहाँ पे गया रेस्टोरेंट में, हौसखास विलेज एक नया एरिया था तब 2014 में, जो काफ़ी बूमिंग था कि भाई वहाँ पे सारे क्राउड आते थे यंगस्टर्स। तो मैं अपना रात में 11 बजे बस एक क्लोजर कर रहा था ताकि वो मेरे को 10,000 आ जाए। तो ये पैशन सेल्स का वहाँ से जगा। और जोमेटो जैसी कंपनी में जो कल्चर ओरिएंटेड कंपनी है, आई वुड से, वहाँ पे एक मौका मिला। जो हमेशा दीपेंद्र गोयल बोलते थे कि इट इज़ ओनली 1% डन, 99% इज ऑलवेज रिमेनिंग। तो ये चीज़ सीखी कि उसमें पैशन, जुनून और अपना हार्डवर्क और स्वेट डालो तो जाके कुछ बड़ा बना पाओगे। तो यहाँ से मेरी एक सेलू या फिर एक सेल्स पर्सन की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने कुछ समय जोमेटो में
काम करा और उसके बाद मैंने सोचा कि अब B2C के बाद रेस्टोरेंट ओनर से एक इंडस्ट्री चेंज करके देखूं, तो मैंने पेटीएम ज्वाइन करी जो कि नोएडा में ही थी। सो वहाँ पे मेरे को मिला कि हम लोग तब ऑनलाइन टू ऑफलाइन का बिजनेस वर्टिकल देख रहे थे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप रिचार्ज करते हो तो आपको 10% ऑफ ऑन डिफरेंट ब्रांड्स जैसे कि एलन सॉली या वैन ह्यूसन पे मिलता है। तो हम वो ऑफलाइन टू ऑनलाइन लिस्ट कराते थे और वहाँ पे मेरे को जो आप देखेंगे रिटेल आउटलेट के ओनर हैं, चाहे वो कंपनी बड़ी बड़े ब्रांड्स के ओनर से मेरे को मिलने का मौका मिला। तो उनसे तजुर्बा लिया, सीखा कि कैसे कैसे चुनौतियाँ आती है, बिज़नेस कैसे ग्रो करना है, क्या क्या चीज़ें बिज़नेस में इन्वॉल्व होती है कि एक बड़ा और रोबस्ट बिज़नेस बनाया जाए। तो वो चीज़ कई मैंने वहाँ पे सीखी और मैंने 2 साल काम करा पेटीएम में और वो चीज़ें अपने इम्बाइब करी, दिमाग में रखा कि आगे जाके ये चीज़ें डेफ़िनेटली काम आएगी। सो मैंने अपनी जर्नी में ये सीखा है कि कोई भी दिन, जो भी आप जॉब जा रहे हो, जब आप बिज़नेस नहीं कर रहे या किसी कुछ सीख रहे हो, वो कहीं न कहीं ज़िंदगी में कभी न कभी काम आएगी। तो ये मत सोचो जो आज मैं सीख रहा हूँ ये कभी काम आएगा या नहीं आएगा। वो डेफ़िनेटली आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद काम आएगा। बट आपको यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। सो वो एटीट्यूड अगर आपका है, तो आप डेफ़िनेटली कुछ बड़ा कर सकते हो और लर्न डे ऑन डे करना पड़ेगा। हम परफेक्ट नहीं बन सकते। वी हैव टू कीप लर्निंग एंड इवॉल्विंग आवरसेल्व्स। सो अब पेटीएम के बाद मेरा फिर से ये था कि यार अब सेल्स तो कर ली, बट कंपनी की स्ट्रैटेजी बनानी है या फिर मार्केटिंग करना है या अपना एक ब्रांड बनाने का जो जुनून था वो अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए कई चीज़ें और आनी चाहिए। तो मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, सेल्स हो गया, फिर उसके बाद आपका बेसिकली कंप्लायंसेस हो गई। तो ये चीज़ें अगर एक्सपोजर लेनी है तो मेरे को लगा कि एमबीए ट्राई करता हूँ। जहाँ इंजीनियरिंग में आईआईटी में तो 2 साल या 3 साल भी ट्राई करता तो नहीं होता, बट फिर एमबीए के लिए मैंने ट्राई करा और मैं एक कॉलेज है गुड़गाँव में, एमडीआई गुड़गाँव, वहाँ से एमबीए करके पास आउट हुआ, ग्रेजुएट हुआ 2018 में। मैंने इंटर्नशिप करी एक बड़ी एफएमसीजी में जो कि पेप्सी है और वहाँ पे मैंने देखा कि कल्चर बिल्कुल ही अलग है एक स्टार्टअप से। सो वो मैंने कंपनीज़ देखी, उनसे सीखा, मार्केटिंग एक्सपीरियंस लिया, बट अभी भी मेरे दिमाग में यही था कि मैं एक स्टार्टअप खुद का बनाऊँ। फिर उस दौरान उसके बाद मेरे को बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी मिली फार्मास्यूटिकल जाइंट सिप्ला में। तो सिप्ला से मैंने अपना पहला एटीएल कैंपेन और सेलिब्रिटी शूट्स ब्रांड्स के साथ करना, मैंने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया या फिर उसके बाद सारा अली खान के साथ काम किया शूट्स के लिए। तो वहाँ से मुझे पता चला एक ब्रांड में ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रांड बनाते हो और सिर्फ आपको 4 लोगों को पता है तो वो ब्रांड बड़ा नहीं बन सकता। अगर बड़ा बनना है तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पीआर करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें एक होलिस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिज़नेस के लिए जो ग्रो कर सके। फिर वहाँ पे जाके मैंने मार्केटिंग के बाद सिप्ला में और फिर एक कंपनी है परफेक्टी दिल्ली एनसीआर में ज्वाइन करा। तो वहाँ पे मैंने एक ब्रांड चुपा चुप्स है, वहाँ पे मैंने उसकी कैटेगरी लीड करी एंड फाइनली फिर दिमाग में ये था कि यार अपना कुछ बिज़नेस करना है। तो लॉकडाउन से पहले जस्ट मैंने और मेरी सिस्टर ने एक कैफ़े स्टार्ट करा दिल्ली एनसीआर में, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैफ़े बंद हो गया क्योंकि जो वॉक-इन्स थे वो आने बंद हो गए और लॉकडाउन आ गया बीच में। तो कोविड में उस समय मैं सोच सकता था कि यार कोविड आ गया, ये मेरे बिज़नेस को क्यों बंद करना चाह रहा है, बट उसका एक पॉजिटिव साइड था, तो शायद देयर वाज़ अ बिगर थिंग दैट वाज़ वेटिंग फॉर मी। सो जब वो बिज़नेस बंद हुआ, हमने 6 महीने दिए, बट हार नहीं मानी। अगर आप हार नहीं मानो और सोचो कि कुछ एक दरवाज़ा बंद हुआ है, 10 दरवाजे और खुलेंगे, तो आप जेन्युइनली चीज़ें कर सकते हो। अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि भगवान या अपर फोर्स मेरे को ही दोष देना चाह रही है इस चीज़ में, तो आप लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच में रहोगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कभी नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि और क्या कर सकते हैं। मेरे को जॉब से बिज़नेस करना पड़ा, तो मैंने इसको ईगो पे नहीं लिया कि मैं क्यों बिज़नेस छोड़ के, जहाँ मैं खुद का बॉस था, मैं किसी और को रिपोर्ट करूँ। तो मेरे को लगा ये राइट है मेरे लिए। अभी मेरे को एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, मेरे को मंथली पैसे चाहिए अकाउंट में, तो मैं एक जॉब कर लेता हूँ। फिर मैंने बॉम्बे वापस जाके एक रियल एस्टेट कंपनी में ज्वाइन करा, बट आप मानोगे नहीं कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद वहाँ पे मेरी सैलरी 75% हुई, फिर 3 महीने बाद फिर 50% हो गई। फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी जॉब देख ही लो कहीं और बाहर। तो वहाँ से मेरे को लगा यार अगर इतना मार्केट ऐसा है कि जॉब ही ढूँढनी पड़ रही है बार-बार और इतनी चुनौतियाँ आ रही हैं और फेलियर्स आ रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करूँ कि खुद से टाइम है या फिर मेरा राइट टाइम है या राइट फाउंडर है या राइट प्लेस है, तो वो चीज़ नहीं समझ आ रही थी। तो इसलिए मेरे को लगा कि मेरा जो कोर है, मेरे को लगता है कि मेरी
एक्सपर्टीज़ या मार्केट जो मेरे को नोन है वो दिल्ली एनसीआर है, तो पहले तो मैं एक दिल्ली एनसीआर की जॉब ले लूँ। तो बॉम्बे छोड़ना ही मुश्किल था क्योंकि एक अच्छी सिटी को आप छोड़ रहे हो और वो कई लोग बॉम्बे से दिल्ली मूव नहीं कर पाते, तो मैं दिल्ली मूव करा। मैंने सोचा यहाँ पे एक जॉब ले लेता हूँ टिल द टाइम मेरे को बिज़नेस का आइडिया या राइट फाउंडर्स मिले। तो मैंने एक कंपनी है मामाअर्थ, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फाउंडर्स वरुण अलग और गज़ल अलग के साथ काम करने की। मैंने वहाँ सीखा कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कैसे ब्रांड को ग्रो करते हैं, कैसे प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं। सो जब आप फाउंडर्स के साथ डायरेक्टली काम करते हो, बड़ी कंपनी के फाउंडर्स, तो आपको पता होता है कि उन्होंने 0 to 1 कैसे करा, 1 to 10 कैसे करा और 10 to 100 कैसे करा और उनमें क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ और कितना हार्ड वर्क लगा है। क्योंकि कई बार हमें होता है कि रियल टाइम एग्ज़ाम्पल या सिनेरियो नहीं पता होता। हमें लगता है कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आज तो भाई तोप बना देंगे बिज़नेस को। वो नहीं होता रियल सिनेरियो में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत खून और पसीना जाता है, बहुत स्लीपलेस नाइट जाती है, बहुत लड़ाइयाँ होती है अपने को-फाउंडर्स के साथ। तो वो चीज़ें मैंने देखा कि कैसे स्केल अप करा इन बिज़नेस पर्सन ने, और वो मेरे आइडल्स और या लीडर्स भी रहे हैं। ये बिज़नेस अगर करना है तो उसमें आप x का 10x भी बना सकते हो, 10x का 100x भी। बट अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप सिर्फ x ही बना पाओगे कि 31 तारीख या 30 तारीख को आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई, 15 तारीख तक ईएमआई चली गई और उसके बाद आप पूरा मंथ सर्वाइव कर रहे हो। तो लगा कि खुद का कुछ करना है। हालाँकि उस टाइम पे आइडिया नहीं समझ आया, बट फिर जब वापस से हम लॉकडाउन में एक प्रॉब्लम देखी हमने कि कई लोग अपने घर रिलोकेट कर गए हैं दिल्ली एनसीआर से, जो कि दिल्ली में रह रहे थे, और वो लोग टाउन से आए थे, जैसे कि मोदी नगर हो गया, मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, गोरखपुर हो गया। तो वो 20,000 30,000 रुपये रेंट दे रहे थे दिल्ली एनसीआर में रहने का। तो जब ये लोग वापस से अपने घर चले गए और 20-30 हज़ार रेंट दे रहे हैं महीने का, और आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी अगले महीने की सैलरी आएगी या नहीं, क्योंकि लॉकडाउन था और जॉब स्केर्सिटी और जॉब तो थी ही नहीं मार्केट में, नहीं। तो हमने सोचा कि क्या हम उनका सामान जो उनके घर पे है वो अपने स्टोरेज फैसिलिटी, जो कि स्टोर माय गुड्स की फैसिलिटी नोएडा में एक छोटी सी जगह में स्टार्ट करी, रख सकते हैं और उनको 1/10 ऑफ द कॉस्ट, ताकि अगर वो 10,000 या 20,000 रुपये दे रहे हैं तो 1,000 या 2,000 में सामान उनका अपने वेयरहाउस, अपने शेयर्ड स्पेस में रख सकते हैं या नहीं। तो वहाँ से ये देखा कि हमारे रिलेटिव्स को ये चीज़ें अच्छी लगी, उन्होंने हमारे कस्टमर बने, फिर हमारे फ्रेंड्स बने कस्टमर, फिर उनके रिलेटिव्स बने। तो देखते ही देखते 2021 में एक मॉडल सा तैयार हो गया, जो दिल्ली एनसीआर के बाहर के लोग हैं, मेरठ, गोरखपुर, मोदी नगर, हापुड़, यहाँ के लोग जो जॉब करने आए हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी सैलरी आएगी या नहीं इस महीने एंड में, क्योंकि जॉब से निकाले जा रहे थे, जॉब स्केर्सिटी थी लॉकडाउन में, एंड लोगों के पास जेन्युइनली ये था कि अगले मंथ का खाने का है पैसा या नहीं। तो हमने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट एक छोटी सी स्पेस नोएडा में लेके स्टार्ट किया। हमने लोगों के घर गए, उनका जो 20,000 का रेंट था उसको हमने 2,000 करा और उनका सामान अपने वेयरहाउस में रखना स्टार्ट करा। फिर हमने अपनी फैमिली या रिलेटिव्स में ये मॉडल ट्राई करा, उसके बाद फ्रेंड्स में करा। तो हमने देखा कि धीरे-धीरे करके ये लीड्स ऑर्गेनिकली आने लगी। इसमें मार्केटिंग नहीं लगाई थी हमने, ये वर्ड ऑफ माउथ आ रही थी। तो अभी हमने पैसा नहीं डाला, हमने फिर ब्रांड रजिस्ट्रेशन करा। हमने सोचा एक इंग्लिश में बोलते हैं इडियट प्रूफ नाम रखना। तो मेरा जो भी लोग देख रहे हैं या जो भी लोग इस माध्यम के सोच रहे हैं कि अपना ब्रांड स्टार्ट करें, तो मैं बोलूँगा कि एक हमें बिल्कुल सरल या इडियट प्रूफ नाम रखना चाहिए अपने बिज़नेस का, जो बोलते ही समझ आ जाए। और वहाँ से ये हमें इंस्पिरेशन मिली कि हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स स्टोर कर रहे हैं और उसका नाम हमने स्टोर माय गुड्स रखा। सो हमने जब स्टोर माय गुड्स ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराया, हमारे पास 5 से 50 लीड आई। पहले 6 महीने में ऐसा लग रहा था कि हम कर तो रहे हैं, बट ये जॉब छोड़ने वाला चीज़ तो नहीं है कि इतना बड़ा बिज़नेस नहीं बन रहा अभी कि हम जॉब छोड़ दें एकदम। तो हमने पैरेलली धीरे-धीरे ट्राई करा कि हम वीकेंड्स पे काम करें इस पे और इसको बिल्डअप करें। तो मेरा जो ये होता है कि लोग सोचते हैं कि यार आज जॉब छोड़ दूँगा, कल से बिज़नेस स्टार्ट। तो वो प्लीज़ मत करना, क्योंकि बिज़नेस धीरे-धीरे बनता है। ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिली आज तक, और अगर मिली है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रही है। तो हमने 6 महीने ट्राई करा, 5 से 50 कस्टमर हुए, फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग करी, गूगल एड्स चलाए, फिर देखा 5 से 50 लीड, फिर 500 लीड आने लगी, और वहाँ से हमने स्टार्ट करा धीरे-धीरे। फिर मेरे जो को-फाउंडर्स हैं, स्वाति और सुदीप, सो सुदीप को-फाउंडर सीईओ है स्टोर माय गुड्स के, जो कि रियल एस्टेट बिज़नेस में थे और बड़ी कंपनीज़ जैसे कास्ट 24 और कार देखो में काम करके आए हैं, जो कि इनको नॉलेज है रियल एस्टेट की। तो एक सुदीप हैं जो पिलर हैं हमारी कंपनी के, देन स्वाति हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर रही हैं और कैनन जैसी कंपनी में काम करके
कॉर्पोरेट लॉयर टीम में थी, तो वो कंप्लायंसेस देख रही हैं, एंड मैं हूँ बिल्कुल एक डिफरेंट बैकग्राउंड जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग का हूँ। तो मेरे को लगता है कि एक फाउंडर में क्या होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट होना चाहिए। अगर आपके डिफरेंट फाउंडर्स हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ओवरलैपिंग स्किल सेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब ओवरलैप करता है तो एक फाउंडर दूसरे फाउंडर को सिखाता है ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, तो वो कंपनी का ग्रोथ नहीं होता, वो डी ग्रोथ पे चली जाती है। तो फाउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आइडिया था, राइट टाइम था, शायद बिल्कुल था, कोविड हो गया, लोग चले गए, सामान रखना है, लोग जहाँ एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे या एक दूसरे का मतलब सामान नहीं उठा पा रहे, तो हमने जोखिम लिया वो, और लोगों के घर में चाबी ली लैंडलॉर्ड से, सामान रखा और उनका सामान अपने वेयर हाउस में लाना शुरू करा। तो यहाँ से स्टोरी होती है स्टोर माई गुड्स की शुरू, कि भाई जब हमने देखा कि 6 महीने में कस्टमर आने लगे, तो फिर हम लोग ने सोचा कि इसको स्केल कैसे करें। तो हमने सेम मॉडल दिल्ली का सेम रेप्लिकेट करा बॉम्बे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, एंड अब हम लोग ओवर 50 सिटीज़ में प्रेजेंट है। तो अब क्या रहता है कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो आप एक पायलट टेस्टिंग करते हो। तो हमने वो दिल्ली एनसीआर हमारा होम ग्राउंड था, और सेम कॉपी पेस्ट रेप्लिकेट करा, और फिर हमने टीम बनाई अपने 50 सिटीज़ में, जहां हम आज स्टोरेज और रिलोकेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो यही जर्नी स्टार्ट हुई जब हमारे पास 50 कस्टमर थे 2021 में, फिर 2022 में 500 हुए, और आज हमारे पास 5000 से ज़्यादा कस्टमर्स अपना 25 लाख स्टोर्ड आइटम्स हमारी वेयर हाउसेज पे रख रहे हैं। सो ये एक जर्नी पूरी स्टार्ट से यहाँ तक आज ग्रो करी है, और हम 50 सिटीज़ में एक्सपैंड कर पाए। इसी दौरान हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमने अप्लाई करा था शार्क टैंक सीज़न 1 में, और हम जनवरी 2022 में टीवी पे एयर हुए, और वो हमारे लिए एक बिग मोमेंट था कि हम जो छोटा छोटा ज़ाइलोज़ में काम कर रहे थे, सुदीप, स्वाति और मैं, कि हम इस बिज़नेस को क्या 10x या 100x पे ले जा सकते हैं। तो जब हम लोग शार्क टैंक पे आए, तो पीयूष बंसल, लेंसकार्ट के, और नमिता थापर ने हमें कॉन्सेप्ट को ट्रस्ट करा, और वहाँ से हमें लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट तो स्केल करेगा, जो कि यूएस और यूरोपियन मार्केट में बहुत ग्रो कर चुका है, और एक यूएस में $40 बिलियन मार्केट है सेल्फ स्टोरेज का। तो वहाँ से एक टेस्टामेंट जिसे बोलते हैं वो मिला, और फिर हमने अपनी जो फुल टाइम जॉब्स थी फिर छोड़ी, और फिर धीरे धीरे हमें बिजनेस में एंटर करा। तो इससे पहले हम लोग साइड में या साइड हसल कर रहे थे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें जब वो टेस्टामेंट मिला 2022 में, और हमें लगा कि हम ग्रो कर पाएंगे, तो हमने जॉब छोड़ी। विदाउट टेस्टामेंट या फिर विदाउट कॉन्फिडेंस दूसरों का बिजनेस पे आने का, हमें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, हमें साइड में बिल्ड करना चाहिए, और फिर एक टाइम के बाद लगता है कि यार ये तो अब हम कर लेंगे, फोड़ देंगे, तब हमें जॉब छोड़नी चाहिए, तो वो करा। सो हम बहुत कैलकुलेटेड थे, और बट ये हमेशा रहा है कि कभी भी फेलियर आया, या हमें 6 महीने कस्टमर नहीं मिला, उसके बाद हमने दिल्ली एनसीआर में कस्टमर क्वेरीज आई, अच्छे से सर्व नहीं कर पाए, तो हम कमिटेड थे कि क्वालिटी हमें हमेशा रखनी है, चाहे एक पिकअप हो, 100 हो या 1000 हो, तो हर एक में क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी है। वहाँ से हम लोग ही ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि हम एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। हम टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, जो कस्टमर्स को कन्वीनियंस के थ्रू उनका सामान सेल्फ स्टोरेज या वैले स्टोरेज बोले, हम अपने वेयर हाउसेज पे रखते हैं। तो ऑलवेज एवरीवन सेज कि कस्टमर इज किंग, सो कस्टमर इज डेफिनेटली किंग, एंड वो हम आज भी फोकस करते हैं। और आज भी जब हमारे पास 5000 कस्टमर्स हैं, तो हम रैंडमली कस्टमर्स के फीडबैक लेते हैं, चाहे सुदीप हो, स्वाति हो या मैं, हम तीनों को फाउंडर्स कस्टमर्स को कॉल करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और उनसे नए अगर कस्टमर्स भी आते हैं तो उनको हम क्लोज भी करते हैं। तो वो अगर आपके अंदर कीड़ा है कि कस्टमर से बात करनी है या उनको खुद क्लोज करना है, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी बन जाओ, तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली रहोगे, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अबाउट स्टेइंग इन द मार्केट। मार्केट में हो तो आपको पता चलेगा कि क्या जा रहा है, नहीं तो आपको अपना बिजनेस ऑब्सोलीट या ख़त्म होते हुए दिखेगा। सो मेरा यही मानना है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ हर चीज़ में आएगी, हर दिन आएगी, बट हमें दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। जो बोलते हैं विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर कुछ कर रहे हैं तो बड़ा करें। ये नहीं है कि हम लोग एक सिटी में हैं या 2 सिटी में ऑपरेट कर लेंगे, अगर है तो 50 सिटीज़ में, और 50 नहीं तो सिर्फ 100 में, और फिर इंडिया और बाहर का भी एक्सपैंड करने का सोचना चाहिए। यही मेरी एक सलाह है सबको। और जैसे कि आज हम स्टोर माई गुड्स 50+ सिटीज़ में करीबन 5000+ कस्टमर्स B2C और B2B को मिला के हम सर्व कर चुके हैं। ये हम लोग चाहेंगे कि
ग्लोबली एक्सपैंड करें और एक सेम मॉडल रेप्लिकेट करें दूसरी कंट्रीज़ में। सो यही बोलता हूँ कि जो शाहरुख खान की मम्मी बोलती थी कि अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तो ये बहुत सही कहा है शाहरुख खान की मदर ने कि अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, क्योंकि एवरी डे आप जो कर रहे हो वो एक लर्निंग है जो अभी नहीं तो बाद में काम आएगी। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। और लास्ट में जाते जाते बोलूँगा कि पतझड़ के बाद दिन आते हैं बाहर के, जीना क्या ज़िंदगी से हार के। थैंक यू।